हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या होती है विद्युत, कैसे उत्पन्न होती है विद्युत, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश कैसे प्रवाहित होते हैं। इन सब टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा। अब ऊर्जा हम जानते हैं कि किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा, जिसे सामान्य भाषा में विद्युत कहते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा है ना। किसी भी चीज़ के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसकी ऊर्जा कहलाती है। अब विद्युत ऊर्जा क्या, जिसे हम सामान्य भाषा में विद्युत कहते हैं, क्या होती है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कैसे ही उत्पन्न होती है। विद्युत सेल से यानी कि इलेक्ट्रिक सेल से हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। विद्युत जनित, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनमो से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर है प्रकाश विद्युत सेल यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल से हम लोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है ताप युग्म की, थर्मोकपुल, जिसमें हम लोग एंटीमनी बिस्मथ जैसी धातुओं को आपस में जोड़ करके उनको जो दो सिरे होते हैं उनके जोड़ के उनको अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं, जिससे कि उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये विद्युत ऊर्जा के स्रोत है जिससे हम की विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कैसे होती है। तो विद्युत ऊर्जा के प्रवाह में सबसे बड़ा कारण होता है विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं सी से। अब विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक विद्युत आवेश और धनात्मक विद्युत आवेश। अब आप लोग जानते हैं कि परमाणु में जो 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बस अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है वह ऋणावेश होता है, और जो प्रोटॉन पे होता है उतना ही आवेश यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19, और कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। अब यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, यदि किसी चालक में, चालक मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसी चीज़ें जिनसे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो, उनको हम लोग बोलते हैं चालक। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n हो तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, तो चालक पर उत्पन्न आवेश का सूत्र होता है Q = N × E, जहाँ पे Q क्या है, चालक पर उत्पन्न आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। यानी अगर हमें किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो और उस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता हो, तो उस चालक पे उत्पन्न कुल आवेश हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये Q = NE क्या शो करता है, ये शो करता है कि यदि सामान्य अवस्था से किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। सामान्य अवस्था क्या होती है, देखिए परमाणु जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु जो होता है न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे होता है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पे उतना ही होता है ऋण आवेश। तो जितने प्रोटॉन होंगे, अगर उतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन कोई वस्तु आवेशित कब होती है, जब वह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती है। यानी कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। तो यदि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु y पर चले जाएं, तो वस्तु x पर Ne के बराबर धनावेश तथा y पर Ne के बराबर ऋणावेश उत्पन्न होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु x है और कोई वस्तु ये y हो, इस पे से ये इलेक्ट्रॉन निकाल रही हो और उसी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो। x इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही हो और y इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही होगी। तो जिस भी वस्तु से या जिस भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर आ जाता है धनावेश,
और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर आ जाता है ऋणावेश। अब कितना धनावेश या कितना ऋणावेश होगा उसकी हम लोग निकालेंगे Q बराबर NE से। तो किसी भी वस्तु पर सामान्य अवस्था यानी कि जब सामान्य अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, उस अवस्था से अलग अवस्था यानी कि जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। तो यदि कम होगी, कम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो किसी भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो यानी कि इलेक्ट्रॉनों का उसने त्याग किया हो, तब उस पर धनावेश आता है। और यदि किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से ज़्यादा होगी तो उस पर ऋणावेश होगा। और यह आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे? Q बराबर N × E के माध्यम से। जैसे कुछ आंकिक प्रश्न हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब ये पूछा जा रहा है कि 1 कूलाम आवेश में, मान लीजिए एक सामान्य क्वेश्चन हो कि 1 कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए सूत्र हमारे सामने है Q बराबर N × E। अब Q का मान कितना दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? Q का मान दिया हुआ है 1 कूलाम। E का मान दिया हुआ है, हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जब हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं N बराबर हो जाएगा Q/E यानी कि 1/Q का मान कितना है? 1 कूलाम और E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इसको हम हल करें तो कितना हो जाएगा? यह जो मान आएगा यह होगा 6.25 × 10⁻18। 6.25 × 10⁻18। तो अगर एक सामान्य सवाल हो कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सूत्र के माध्यम से हम लोग लगा सकते हैं। और भी कुछ सवाल आप हल कर सकते हैं, इस पे आपके बुक में दिया गया होगा, है ना। तो बस आपको करना क्या है, आवेश की मात्रा Q शो कर रही है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है और E एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश यानी कि 1.6 × 10⁻19। तो या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ दी जाएगी आपसे या तो कुल आवेश पूछ दिया जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश चूँकि हमें पता है ज्ञात ही रहता है, तो या तो Q पूछा जाएगा या तो N पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग आंकिक सवाल करिएगा। अब बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश की बात होगी, अब बात करते हैं विद्युत धारा की यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की। तो अब देखिए विद्युत धारा क्या होती है। जैसे देखो नदियों में जल की धारा होती है ना, वायुमंडल में हवाओं की धाराएं होती हैं, उसी तरह से किसी चालक में विद्युत की धारा होती है। विद्युत की धारा क्या होती है? देखिए विद्युत आवेश का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। किसी भी एक दिशा में विद्युत आवेश का जो सतत प्रवाह होता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। अब हम लोग विद्युत धारा की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को परिभाषित करते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत धारा यहाँ लिखा गया है, कहीं कहीं लिखा रहता है विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहें या उसी को सामान्य भाषा हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो आप कहेंगे किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? विद्युत धारा बराबर प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की दर। ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की दर। तो विद्युत धारा को अगर आई से दिखाएं, यहाँ पर कैपिटल आई से दिखाया गया, कुछ किताबों में स्मॉल आई से दिखाया गया है। तो आप जो भी बुक पढ़ते हैं उस हिसाब से लिखेंगे, दोनों सही है। तो कैपिटल आई विद्युत धारा आई बराबर Q/T, जहाँ Q क्या है? आवेश है और T क्या है? समय। तो या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q बराबर I × T, तिरछा गुणा हो जाएगा, Q बराबर I × T। अब देखिए I यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, देखो I बराबर होता है Q/T। Q है आवेश और T है समय। Q यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक हम लेते हैं सेकेंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा विद्युत धारा का? कूलाम प्रति सेकेंड। और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। इसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल A से। अब ये जो मात्रक एम्पियर है यह लिया गया है फ्रेंच वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर, है ना। उनका योगदान था इस फील्ड में, तो उनको सम्मान देने के लिए आंद्रे मेरी एम्पियर, जो कि 1775 से 1836 के बीच इनका जीवन काल रहा है, इनके नाम पर विद्युत धारा के मात्रक का नाम एम्पियर पड़ा। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र से अगर हम लोग चाहें तो आवेश का एक नया मात्रक जान सकते हैं, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर
इंटू सेकेंड, है ना। तो आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है और आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि ऑप्शन में कोई सा कुछ सवाल से पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से आवेश का मात्रक है, उसमें हो सकता है कि ऑप्शन में कूलाम न दिया हो। तो आवेश का एक मात्रक विद्युत धारा के सूत्र से निकल के आया एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एम्पियर से छोटे मात्रक भी होते हैं, बड़े मात्रक भी होते हैं। एम्पियर से अगर छोटी मान को लिया जाएगा तो इसको बोलते हैं मिली एम्पियर। इसको दिखाते हैं, देखिए, स्मॉल एम और कैपिटल ए, इसको बोलते हैं मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के घाते ऋण 3 एम्पियर, ठीक है ना। और एम्पियर से बड़े मात्रक को हम लोग दिखाते हैं माइक्रो एम्पियर से, माइक्रो एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के घाते ऋण 6 एम्पियर, है ना। तो विद्युत धारा, किसी भी एक दिशा में विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। मैथमेटिकल रूप में I बराबर Q/T लिखते हैं, है ना। और मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ये होते हैं एम्पियर से छोटे और बड़े मात्रक। अब अगर हम लोग विद्युत चुंबकीय बल के आधार पे 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें, हो सकता है कि हाई स्कूल के आपके बुक में न दिया हो, लेकिन जानते रहिए, अगर ये परिभाषा आप लिखेंगे कॉपी में तो ये आपके आंसर में 4 चांद लगा देगा। तो जानते रहिए, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न करती है। यानी कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे, यानी कि अगर 1 मीटर के 2 लंबे सीधे समांतर तार रखे गए हों तो प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न करती है। यानी कि अगर दोनों तारों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो तब इनके बीच आकर्षण होता है। और अगर इनके मान लीजिए 2 तार है 1 मीटर लंबे और एक में इस दिशा में और इसके विपरीत दिशा में दूसरे में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तब इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यह एक परिभाषा है जो कि हमें जाननी चाहिए। वैसे सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कह सकते हैं? यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की मात्रा कितनी होगी? 1 एम्पियर। यानी किसी चालक में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। ये तो सामान्य परिभाषा हो गई, लेकिन विद्युत चुम्बकीय बल के आधार पर ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, है ना। सॉरी, चलिए कुछ सवाल हल कर लेते हैं इस पर। अच्छा, मान लीजिए कि एक सवाल है कि एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, ठीक है। ये सवाल ये कह रहा है कि एक चालक में से 1 मिनट में से 1 मिनट में से 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। 300 कूलाम आवेश गुजरता है, ठीक है। कोई चालक है जिसमें से 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी कि क्या दिया हुआ है? Q का मान दिया हुआ है। Q दिया हुआ कितना? 300 कूलाम। और हम जानते हैं विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। Q तो दिया है, T भी दिया है, लेकिन T किस में दिया है? मिनट में। जबकि हमें जब भी सूत्र में रखेंगे T किस में रखेंगे? सेकेंड में रखेंगे, है ना। तो I बराबर Q दिया हुआ है 300 कूलाम और समय को हम रखेंगे सेकेंड में। दिया हुआ है 1 मिनट, हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो T की जगह क्या रखेंगे? 60, है ना। समय का मान हमेशा हमें सेकेंड में रखना है। तो आ जाएगा 5 एम्पियर विद्युत धारा चालक में से होकर क्या होगी? प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो ये एक सामान्य सवाल हो गया। चलिए कुछ और ऐसे सवाल लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एक आपको दिखाई दे रहा होगा, एक प्रश्न है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक में से प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? फिर से सवाल देखते हैं। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक में से प्रति सेकेंड होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, जब भी हम लोग कोई प्रश्न हल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो इसका हल करते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे दिया हुआ है, पहले दिया हुआ I यानी कि विद्युत धारा, इसका मान कितना दिया हुआ है? 2.0 एम्पियर।
इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, है ना। समय कितना दिया हुआ, प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड। ठीक, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, यन पूछा जा रहा है। और क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है। आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19 कूलम। तो ये कुछ मान दिए हुए हैं, हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि यन का मान पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। ठीक है, तो अब I बराबर Q/T, और हम ये भी जानते हैं कि Q का मान होता है NE। तो हम लोग इस सूत्र को लिख सकते हैं कि I बराबर Q/T, या इसको लिख सकते हैं N इंटू E/T, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, NE होता है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान। तो N का मान अगर हमें निकालना है तो N को छोड़कर बाकी तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू T/E। अब I का मान कितना दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर। समय कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, यानी कि 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19। अगर अब आप इसको सॉल्व करें तो N का मान आ जाएगा 1.25 गुणे 10 के घाते 19। 10 के घाते 19, है ना। देखिए 10 घाते ऋण 19 है, ये ऊपर जाएगा, 10 घाते 19 हो जाएगा। और अगर आप 2 में 1.6 का भाग दें तो 1.25 आ जाएगा। तो N बराबर, यानी कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे प्रति सेकेंड, 1.25 गुणे 10 घाते 19। ठीक है, चलिए एक सवाल और हल करते हैं। ये सब ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। चलिए, तो अगला सवाल है, एक चालक तार से 6.25 गुणे 10 घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं। जब भी आपसे सवाल कोई आंकिक प्रश्न पूछा जाए तो कम से कम उसे 2 बार रीडिंग करिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो फिर से पढ़ते हैं। एक चालक तार से 6.25 यानी 6.25 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। इसका हल करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, 6.25 गुणे 10 घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी क्या दिया हुआ है, N का मान दिया हुआ है 6.25 गुणे 10 के घाते 18, 6.25 इंटू 10⁻18, इतने हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ये प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि T का मान कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड प्रति सेकंड। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे, I का मान पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो सूत्र है वो क्या कहता है, सूत्र हमारा ये कहता है कि I बराबर होता है Q/T। अब देखिए T का मान दिया है 1 सेकेंड, लेकिन Q का मान नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि Q का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि Q का बराबर होता है N इंटू E, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। तो हम लोग इस सूत्र को लिख सकते हैं NE/T, यानी कि हमारा सूत्र हो गया I बराबर N इंटू E/T। और N का मान दिया हुआ 6.25 गुणे 10 के घाते 18। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19। समय कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड, है ना। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका मान आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया विद्युत धारा का मान। ठीक है, इस तरह से एक सवाल यह कई साल बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए एक सवाल कुछ और हल कर लेते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। देखिए एक सवाल है, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। यह भी यूपी बोर्ड परीक्षा में कई साल पूछा गया है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं सवाल। किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं सवाल को। क्या क्या दिया हुआ है, 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा दी गई है। तो I का मान दिया है 2.5 एम्पियर। 20 मिनट में समय दिया है, T का मान दिया हुआ है 20 मिनट में
कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि Q का मान पूछ रहा है, Q का मान ये पूछ रहा है कि कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, और इसके बाद को क्या पूछ रहा है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात की, यानी कि n का मान भी आगे चल करके इसी सवाल में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र ये बताता है कि I और T का मान अगर हमें ज्ञात हो तो हम लोग Q का मान निकाल सकते हैं। कैसे? I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T। अब या Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बराबर लिख सकते हैं I इंटू T। I का मान है 2.5 एम्पियर। अब T का मान जब भी रखेंगे, मैंने बताया अभी कि सेकेंड में रखेंगे। यहाँ कितना दिया हुआ है, 20 मिनट, तो यानी कि ये हो जाएगा 20 गुणे 60 सेकेंड, है ना। तो अगर 20 मिनट को आप सेकेंड में परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा, 20 में कितने गुणा कर देंगे, 60 का, है ना। ये हो जाएगा 2.5 गुणे, ये हो जाएगा 1200। अब 2.5 गुणे 1200 अगर आप करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0, है ना, 60 20, ये हो जाएगा 30। तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, आ जाएगा 3000 कूलाम। कितना आ जाएगा, 3000 कूलाम आवेश हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो Q का मान आ गया 3000 कूलाम। ओके, 3000 कूलाम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है N इंटू E। Q का मान कितना आया, 3000। N का मान निकालना है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि 0.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19। तो N का मान कैसे निकालेंगे, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, यानी कि N बराबर हो जाएगा 3000 यानी कि 3000 बटे 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका मान आ जाएगा 1875 इंटू 10 टू पावर 19। इसका मान आ जाएगा 1875 इंटू 10 टू पावर 19। ठीक है, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होंगे, वो होंगे 1875 गुणे 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित होंगे। ये कब होंगे, कितने मिनट में, ये देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, N इलेक्ट्रॉन ये कितने प्रवाहित हो रहे हैं, ये प्रवाहित हो रहे हैं आपके 20 मिनट में, यानी कि 1200 सेकेंड में यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्योंकि जो Q का मान आया किसके लिए आया है, 1200 सेकेंड के लिए आया है। लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे प्रति सेकेंड प्रवाहित होने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या में 1200 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1875 भागे 1200 गुणे 10 के पावर 19। तो ये लगभग आ जाएगा 1.5625 गुणे 10 के घाते 19। कितना आ जाएगा, 1.56 गुणे 10 के घाते 19। तो ये फाइनल आपका आंसर आएगा, है ना। देखिए एक बार फिर इसको समराइज करते हैं। I, T, Q और N पूछ रहा है, Q पूछ रहा है, I का मान 2.5 एम्पियर दिया है और T का मान दिया हुआ है 20 मिनट। अब हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपॉन T, यानी कि Q बराबर लिख सकते हैं I T। I का मान दिया है 2.5, T का मान दिया है 20 मिनट, लेकिन हम जानते हैं कि समय को हम लोग सेकेंड रखते हैं, तो मिनट को हमने बदल दिया सेकेंड में, तो 60 का गुणा कर दिया, आ गया 1200। तो 2.5 गुणे 1200 आ गया 3000 कूलाम। अब ये 3000 कूलाम यानी Q का मान है, तो Q का हम लोग सूत्र जानते हैं कि Q बराबर होता है यानी इंटू E, और इस सूत्र के माध्यम से हम लोग Q का मान रखते हैं 3000, E का मान हम जानते हैं 0.6 होता है, N का मान हम निकाल सकते हैं। तो आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी 1875 गुणे 10 घाते 19, ये है आपकी 1200 सेकेंड में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रति सेकेंड। तो इस संख्या में हम लोग कितना कर देंगे, 1200 से भाग दे देंगे और हमें आ जाएगा प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है जो कि हमने हल किए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे और सारे टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए
हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल, अगर अभी अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ऐसे ही सामान्य भाषा में, सिंपल भाषा में हम लोग एक एक पॉइंट को इस चैनल में हल करेंगे और आप बिल्कुल बेहतर तरीके से टॉपिक को समझ पाएंगे। थैंक यू।